हे गाइस, दिस इज ए फॉर एग्रीकल्चर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम यूनिट फर्स्ट का एडवांस जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसका चैप्टर फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने डिवाइड कर दिए हैं तीन पार्ट में। तो आज हम सबसे पहले पढ़ाएंगे पार्ट वन, जो कि है सोइल सैंपलिंग एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहली चीज हम देखते हैं कि व्हाट इफ योर सोइल कुड टॉक। क्या होता अगर आपकी सोइल आपसे बोल पाती, यानी कि अगर मानो मिट्टी हमें बोल पाती तो क्या होता। आज के इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि सोइल सैंपलिंग कैसे करते हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम ये पता कर सकते हैं कि सोइल जो है उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। आप पिछले वाले चैप्टर में जाकर देख सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से एक सोइल अपने आप में एक लिविंग थिंग होती है, और किस तरीके से हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों, डू यू नो व्हाट योर सोइल इज टेलिंग यू। क्या आप जानते हैं कि आपकी मिट्टी आपसे क्या कहती है? क्या आपसे वह बात कर सकती है? तो दोस्तों, बहुत से किसान सोइल टेस्टिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके पास क्वेश्चन होता है कि हम कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले सकते हैं, यानी कि एक सैंपल कैसे लें। ठीक है, दूसरी चीज होती है हाउ मेनी सैंपल डू आई नीड फॉर माय फील्ड, यानी कि हमारे फील्ड के लिए कितने सैंपल रिक्वायर होते हैं सोइल सैंपलिंग के लिए। ठीक है, तीसरी चीज हमारी आ जाती है व्हाट इज द करेक्ट सैंपलिंग डेप्थ, यानी कि जो सोइल सैंपलिंग हम जब करते हैं तो मिट्टी की कितनी गहराई तक हम सोइल सैंपल को लेना चाहिए हमें। जो अगली चीज आती है व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू टेस्ट, यानी कि जो टेस्ट करने का सबसे उपयुक्त समय, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। और अगली चीज है वेयर कैन द सोइल बी टेस्टेड, यानी कि सोइल कहाँ पर टेस्ट की जाती है। ये सारे क्वेश्चंस किसके होते हैं? ये सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे फार्मर्स के। वो यही चीज हमसे पूछते हैं कि हम सोइल टेस्ट करवाना तो चाहते हैं, मगर सोइल टेस्टिंग हम कहाँ करवा सकते हैं ये हमें नहीं पता। और ये हमें नहीं पता तो हम कैसे सोइल टेस्टिंग करवाएं, जब हमें यही नहीं पता कि हम सोइल टेस्टिंग करवा गा सकते हैं, हमें उसके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को कब लेना है, कहाँ लेना है, कितने सैंपल्स लेने हैं, कितनी डेप्थ पे लेना है। तो ये सब चीजें कौन बताएगा उन्हें? ये सब चीजें बताओगे आज के बाद आप। क्यों? क्योंकि आज आप ये क्लास कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सोइल सैंपल लेने की प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें तीन फेज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज हमारा होता है प्रिपरेशन का। जब हम सोइल सैंपल करेंगे, सोइल सैंपल लेंगे, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे किसकी? सोइल सैंपल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अगली चीज जो हमारा दूसरा फेज होता है वो होता है कलेक्शन। कलेक्शन किसका करेंगे? सोइल सैंपल का हम कलेक्शन करेंगे, और सोइल सैंपल को बोला जाता है कोर। ठीक है, क्या बोला जाता है? CORE, कोर। ठीक है, और जो थर्ड फेज आता है वो आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो सीड लेबोरेटरीज होती है उनमें जाके वह सोइल सैंपल को टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी तो चलो फील्ड में ही हम पता कर सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी में हम उसकी फर्टिलिटी को पता कर सकते हैं। तो उसकी फर्टिलिटी कहाँ चेक की जाती है? वो चेक की जाती है सीड लेबोरेटरीज में। तो हमारा जो थर्ड फेज होता है वो होता है प्रोसेसिंग का फेज। ठीक है, अगली बात हम करें, अ ग्रेट सैंपल बिगिंस विद अ स्मार्ट प्लान। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग क्या होता है कि यूनिफॉर्म फील्ड्स जो होते हैं, ठीक है, अगर आपका खेत मान लो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक फ्लैट है, ठीक है, समतल जिसे बोलते हैं, समतल लेवल का खेत होता है, और सोइल कलर, टेक्सचर और क्रॉप ग्रोथ जो होती है वो एक जैसी होती है उस खेत में। ठीक है, तो क्या होता है, तो 4 से 5 हेक्टेयर के लिए सिर्फ एक कंपोजिट, मतलब कि एक कंपोजिट सैंपल काफी होता है। ठीक है,
मतलब कि इसमें ये है कि जैसे कि मान लो आपका एक फील्ड है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है? एक बिल्कुल फ्लैट है और उसकी जो क्रॉप ग्रोथ होती है वो मतलब कि बिल्कुल बैलेंस तरीके से होती है, बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, ठीक है? तो क्या होता है कि हम 4 से 5 हेक्टेयर में कितने कंपोजिट सैंपल ले सकते हैं? 1 कंपोजिट सैंपल ले सकते हैं, ठीक है? सफिशिएंट होता है 1 कंपोजिट सैंपल फॉर 4 टू 5 हेक्टेयर, ठीक है? और अगर हम बात करें वेरिएबल फील्ड्स की यानी कि अगर मान लीजिए खेत में कहीं पर स्लोप है या मिट्टी का कलर अलग है, कलर चेंज है, ठीक है? या फिर जैसे कि एरिया अलग-अलग है, जैसे मान लीजिए आपकी क्रॉप की ग्रोथ इस एरिया में ज़्यादा होती है और इस एरिया में कम होती है, तो आप उस जगह का क्या करेंगे? तो आपको कम से कम अलग-अलग सेपरेट कंपोजिट सैंपल लेने पड़ेंगे अलग-अलग एरिया के। जैसे कि मान लीजिए इस एरिया के आप अलग से कंपोजिट सैंपल लेंगे, इस एरिया के अलग लेंगे, इस एरिया के अलग लेंगे और इस एरिया के अलग लेंगे। तो ऐसे अलग-अलग जगह के कंपोजिट सैंपल आपको लेने पड़ते हैं, ठीक है? अगली बात मैं करता हूँ डू नॉट सैंपल फ्रॉम रिसेंटली फर्टिलाइज्ड प्लॉट यानी कि इसमें नोट आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि आपको क्या करना है कि सैंपल लेने हैं, लेकिन उस जगह से सैंपल नहीं लेना है जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड प्लॉट होंगे यानी कि जहाँ पर आपने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया हुआ होगा, तो उस जगह पर आपको सैंपल नहीं लेने हैं, उस जगह से आपको सैंपल नहीं लेने हैं। बाकी बात मैं करूँ बंड्स, बंड्स जिसे बोलते हैं जैसे कि मेड़ जो होती है, ठीक है? खेत की मेड़ होती है उससे उसके वहाँ से भी सैंपल नहीं लेने हैं और चैनल्स जो होते हैं वहाँ से सैंपल नहीं लेने हैं, मार्शी ट्रैक्ट से सैंपल नहीं लेने हैं और पेड़ों के पास से सैंपल नहीं लेने हैं और जो फेंसेस होती है, जो हम तारबंदी जिसे बोलते हैं, वहाँ से नहीं लेने हैं। और मान लीजिए आपने आपके खेत में कंपोस्ट जो गड्ढे होते हैं जैसे कि मान लीजिए वर्मी कंपोस्टिंग हो गया या फिर आपने कंपोस्टिंग की हुई है तो उस जगह से आपको सैंपल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप वहां से सैंपल लेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी भी पेड़ के पास से सैंपल लिए तो एलिलोपैथी के कारण क्या होता है? एलिलोपैथी होती है जिसके कारण क्या होता है कि पेड़ के पास में जितना भी एरिया होता है जहां पर हम क्रॉप उगाते हैं क्रॉप्स उगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे कौन ले लेगा? वो सारे न्यूट्रिएंट ले लेगा ये पेड़। तो इस जगह की फर्टिलिटी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल कम फर्टिलिटी होगी, ठीक है? और अगर उसी तरीके से हम देखें कि जो कंपोस्ट जो गड्ढे होते हैं, उनके पास से हम ले लेंगे तो उस जगह पर क्या हो जाएगा? उस जगह पर नॉर्मल सी बात है फर्टिलिटी ज़्यादा ही होगी। क्योंकि मान लो आप किसी वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे के पास से अगर सोइल सैंपल ले लोगे, तो उसके पास से तो नॉर्मल सी बात है ना कि सारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपको वहीं मिल जाएँगे। तो आपकी सोइल तो एक तरीके से पहले से ही न्यूट्रिएंट बताएगा, लेबोरेटरी में जाएगा, आप इस इतना आपका चलो मान लीजिए इस फ़ील्ड को मानते हैं और इस फ़ील्ड में आपका इतना-सा आपका वो कंपोस्ट का जो गड्ढे हैं वो है, ठीक है? आपने इसी जगह से सारा पूरा का पूरा सॉइल सैंपल ले लिया, तो फिर बताइए इस जगह की सॉइल का क्या होगा? इस जगह का लेबोरेटरी वाला तो बोल देगा कि भई हाँ, ये तो पूरी की पूरी फर्टाइल सॉइल है। आपको कोई दिक्कत ही नहीं है सॉइल में। लेकिन आपने क्या करा? आपने गलती कर दी कि आपने कंपोस्ट जो गड्ढे होते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के गड्ढे होते हैं या फिर एफआईएम के पास में गड्ढे होते हैं, तो वहाँ से आपने सॉइल सैंपल ले लिया, ठीक है? अगली बात हम करते हैं, ये हमारे सारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे सॉइल सैंपलिंग के टूल्स आ जाते हैं कि हमें कौन-कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है? अब आपको मैं बता दूँ टूल्स में क्या-क्या आता है, ठीक है? टूल्स में जैसे कि मान लो ये आपको स्पेड दिख रही है जिसे हम खुरपी भी बोलते हैं, तो अगर मान लो मिट्टी जो होती है, मिट्टी अगर भुरभुरी जिसे बोलते हैं मॉइस्ट मिट्टी है या फिर भुरभुरी मिट्टी है, तो उस जगह क्या होगा, उस जगह हम किसको यूज़ करेंगे? उस जगह यूज़ करेंगे हम खुरपी का, जिसे स्पेड भी बोला जाता है या फावड़ा जिसे छोटी फावड़ी बोला जाता है, ठीक है? अगली बात करते हैं स्क्रू टाइप अगर जिसे बोलते हैं स्क्रू अगर बोलते हैं बोला जाता है इसे। इसका यूज़ हम करेंगे कहाँ पर? जहाँ पर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो बहुत हार्ड होती है, ठीक है? अगर मिट्टी हार्ड होती है, ज़मीन हार्ड होती है तो फिर किसका यूज़ करते हैं? इस टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? समझ गए आप? और अगली बात हम करते हैं प्लास्टिक बकेट्स की। प्लास्टिक बकेट जो होती है वो ये यहाँ पर दिख रही है आपको प्लास्टिक बकेट। तो प्लास्टिक बकेट का यूज़ ऑब्वियस सी बात है सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए प्लास्टिक बकेट का यूज़ किया जाएगा।
अगली बात करते हैं स्केल। स्केल का यूज़ क्यों किया जाता है? स्केल का यूज़ इसलिए किया जाता है कि कितनी डेप्थ तक उसकी मतलब कि जो कितनी डेप्थ तक हम सॉइल सैंपल ले रहे हैं, उसकी गहराई कितनी ले रहे हैं हम, ठीक है, सॉइल में। और एक वेइंग मशीन का भी यूज़ होता है, ठीक है? और प्लास्टिक बैग्स का यूज़ होता है और एक वाटर प्रूफ मार्कर जिसे बोलते हैं, उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये रहे हमारा टूल किट, ये रहा। एक तो फर्स्ट बात आती है स्पेड या खुरपी फॉर सॉफ्ट एंड मॉइस्ट सॉइल, ट्यूब और स्क्रू टाइप अगर मोर कन्वीनियंट फॉर हार्ड ड्राई लैंड, और प्लास्टिक बकेट, क्लीन प्लास्टिक बैग्स, स्केल और वाटरप्रूफ मार्कर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल टाइमिंग। सही समय क्या होता है किसका? सोइल सैंपल लेने का। तो सैंपल लेने का हमेशा सोइंग या प्लांटिंग से काफी पहले लेना चाहिए, ठीक है। प्लांटिंग और सोइंग से कब लेना चाहिए? जनरल रूल क्या है इसका कि प्लांटिंग और सोइंग से बहुत पहले ले लेना चाहिए हमें क्या? सोइल सैंपल को, ठीक है। और क्या होता है कि अगर साल में एक फसल लेते हैं, ठीक है, अगर साल में क्या होता है कि एक फसल लेते हैं तो टेस्ट काफी है, ठीक है। एक फसल लेते हैं तो एक टेस्ट काफी होता है। लेकिन अगर साल में हम 2-3 फसल लेते हैं तो उस फसल को लगाने से, उस क्रॉप को लगाने से पहले हम क्या करेंगे? एक बार टेस्ट कर लेते हैं, सोइल सैंपल वहां से ले लेते हैं, ठीक है। अगली बात हम करते हैं डेप्थ और डेप्थ एंड वॉल्यूम द फाउंडेशन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। सैंपलिंग डेप्थ हम हमें कितनी रखनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो ये क्या होता है कि एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डेप्थ क्या रखोगे, ठीक है। फार्मर्स सॉइल सैंपल ले भी लेगा, आप उसे बोल दोगे अलग अलग जगह से आप सॉइल सैंपल लेकर आओ, ले तो लेगा, लेकिन उसकी डेप्थ उसे पता नहीं है कि हम डेप्थ कैसे लें, डेप्थ को कैसे कैलकुलेट करें। तो क्या होता है कि इसे हम सिंपल तरीके से वो करेंगे कैलकुलेट, कि जो पास्चर क्रॉप्स होती है तो उनकी डेप्थ हम रखेंगे कितनी? 10 सेंटीमीटर। कितनी रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। और जो फील्ड क्रॉप्स होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो गेहूं हो गया, चावल हो गया, तो उसकी डेप्थ कितनी रखेंगे हम? उसकी डेप्थ रखेंगे हम 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मान लो डीप रूटेड क्रॉप्स होती है, डीप रूटेड क्रॉप्स जैसे कि शुगर केन, कॉटन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जितनी भी होती है, तो उनकी डेप्थ हम रखेंगे 80 to 100 सेंटीमीटर। और मेनली इसकी डेप्थ 90 सेंटीमीटर भी रखी जाती है, जो मतलब कि ज्यादातर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कितने रखते हैं? 90 सेंटीमीटर, ठीक है। और सैंपल की क्वांटिटी कितनी रखते हैं? सैंपल की क्वांटिटी कितनी रखते हैं? तो आपके पूरे खेत से करीब 10 से 25 स्पॉट से मिट्टी लेनी पड़ेगी आपको। अगर मान लो आपका कोई प्लॉट है या आपका कोई फील्ड है तो आपको उससे 10 से 25 स्पॉट से मिट्टी लेनी पड़ेगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं कोर्स, जिन्हें हम बोलते हैं कोर्स। और उन कोर्स से ही क्या बनेगा? उन कोर्स से बनेगा क्या? कंपोजिट सैंपल, ठीक है। ये 10-20, ये 10 से 25 तो हमें क्या लेने पड़ेंगे? कोर्स लेने पड़ेंगे। और जब इन 10 से 25 कोर्स को हम मिला देंगे तो वह हमारा क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा हमारा कंपोजिट सैंपल, ठीक है। अगली बात है जिगजैग पैटर्न क्या होता है? जिगजैग पैटर्न क्या होता है कि सैंपल लेते हैं आप, जब हम खेत में सैंपल कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, सबसे बेस्ट बेस्ट मेथड होता है, वह होता है जिगजैग पैटर्न, ठीक है। मतलब जिगजैग पैटर्न में क्या होता है कि इसमें सीधा नहीं चलना, हमें सीधा नहीं चलना, बल्कि रैंडम तरीके से। जैसे कि मान लीजिए एक बार सैंपल हमने यहाँ से ले लिया, तो दूसरा कोर हमने यहाँ से उठा लिया, तीसरा कोर हमने यहाँ से उठा लिया, चौथा कोर हमने यहाँ से उठा लिया। ये मतलब वेरिएशन आता जा रहा है, ठीक है। जगह का वेरिएशन, जितनी भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, जगह का वेरिएशन आता जा रहा है, ठीक है। और इसमें बस यही है, मतलब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि आपका पूरा फील्ड कवर हो जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ का सही, तो ये हम जब जिगजैग पैटर्न में चलेंगे, ये हम यहाँ से चले फिर इधर चले, फिर जिगजैग, ये जिगजैग पैटर्न जैसे ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे तो इससे हम सबसे पहले तो 10 to 25 कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं हमारे फील्ड का। और इससे क्या होगा कि वेरिएशन अलग अलग जगह के वेरिएशन हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अगली चीज है हाउ टू टेक अ परफेक्ट कोर विद अ स्पेड और खुरपी। तो यहाँ पर आफ्टर क्लियरिंग सरफेस लिटर, यानी कि सबसे पहले हम जिस जगह पर
सॉइल सैंपल लेना चाहते हैं तो उस जगह का सबसे पहले तो जो भी ऊपर की घास-फूस है वो सारा का सारा सब कुछ हटा देंगे, क्लियर कर देंगे, यानी कि उस जगह की सफाई कर देंगे, ठीक है? जितनी भी घास-फूस है। और फिर क्या करते हैं कि अब ज़मीन में क्या करते हैं, एक वी शेप्ड कट लगाते हैं। वी शेप का कट लगाते हैं जिसकी डेप्थ हमने 10 से 15 सेंटीमीटर रख ली, ठीक है? और फिर क्या होता है कि इसके बाद में हम एक मतलब कि मिट्टी से एक स्लाइस निकालते हैं, एक स्लाइस निकालते हैं और वो उस स्लाइस की थिकनेस क्या होती है, उस स्लाइस की थिकनेस होती है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो वो जो आपने ये जो थिक लेयर निकाल रहे हो आप, ठीक है? ये जो आप लेयर निकाल रहे हो, उसे ही क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है, ठीक है? उसे क्या बोला जाता है? कोर बोला जाता है। अगली बात हम करते हैं फ्रॉम 25 कोर्स टू 500 ग्राम सैंपल द क्वार्टरिंग मेथड। अब हमने चलो 10 से 25 कोर्स भी निकाल लिए। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है क्या? अब हमें कंपोजिट सैंपल बनाना है। तो कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंपोजिट सैंपल बनाने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे क्वार्टरिंग प्रोसेस का। क्वार्टरिंग प्रोसेस क्या होता है? क्वार्टरिंग प्रोसेस ये होता है कि जितने भी हमने 10 से 25 जो कोर्स लिए, जितने भी 10 से 25 जो हमारे सैंपल लिए हमने, जितनी भी स्लाइसेस ली, उन सभी को एक जगह इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने के बाद में हम क्वार्टरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्लस का निशान बना देंगे बीच में, ठीक है? एक प्लस का निशान बना देंगे जिससे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी? 4 पार्ट्स में, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गई और फिर क्या करेंगे? डिवाइड इंटू क्वार्टर्स, ये क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया हमने। फिर डिस्कार्ड्स 2 अपोजिट क्वार्टर्स, यानी कि अपोजिट क्वार्टर्स को हम हटा देंगे। हम अपोजिट क्वार्टर्स को हटाने का मतलब क्या है कि ये जो जैसे कि मानो 4 डिवाइड हो गई, तो एक तो इस वाले पार्ट को और एक इस वाले पार्ट को हम इस जगह से हटा देंगे, ठीक है? और फिर क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये जो बचा, इन दोनों पार्ट को हम मिला लेंगे, ठीक है? रिमिक्स द रिमाइंडर, ठीक है? तो इस प्रोसेस को हम जब तक करेंगे जब तक हमारा कितना 500 ग्राम ऑफ सोइल नहीं बचती। रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, डिवाइडिंग एंड discarding opposite corners until you are left with approximately 500 grams of soil। यानी कि उन 10 से 25 कोर्स से हम कितनी सोइल सैंपल लेंगे? 500 ग्राम सैंपल ही लेंगे ओनली। कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्वार्टरिंग मेथड यूज यूज करेंगे, ठीक है? अगली चीज हम देखते हैं कि हम डायरेक्ट सनलाइट के नीचे नहीं लाएंगे उस सोइल सैंपल को, ठीक है? हम उसे शेड के नीचे जो हमारी छाया हम जिसे बोल सकते हैं उसके नीचे हम उसको सुखाएंगे, ठीक है? अगली बात आती है प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, ठीक है? एयर ड्राइंग, एयर ड्राइंग सैंपल को छाया में सुखाएं, ठीक है? यहाँ पर साफ साफ है कि जो भी 500 ग्राम सैंपल ऑन प्लास्टिक और थिक ब्राउन पेपर इन द शेड, ठीक है? जो भी हमारा 500 ग्राम सैंपल आया उसे हम प्लास्टिक और थिक ब्राउन पेपर पर शेड में क्या करेंगे? सुखाएंगे। सन ड्राइंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सन ड्राइंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है किसके लिए? सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। एज इट चेंजेस द सैंपल, ये क्या करती है? सैंपल को चेंज कर सकती है। Break up large moist lumps by hand. Remove coarse stones, roots and organic residues। जितने भी लार्ज जो भी मोइस्ट लम्प्स होते हैं, यानी कि जिन्हें ढेले जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर जो मिट्टी के जो जिन्हें एक तरीके से बोल सकते हैं, जो लम्प्स जिसे बोलते हैं, एक ढेले जिसे हम बोल सकते हैं, वो बन जाते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे? हाथों से तोड़ेंगे। रिमूव कोर्स स्टोन, जितने भी स्टोन्स होते हैं उनको हटा देंगे। और जो जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको हटा देंगे। और ऑर्गेनिक रेजिड्यूज जिन भी, जैसे कि मान लीजिए कोई पौधे की पत्तियां हैं, छाल हो गई, उसका तना वगैरह, वो उन सभी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। आइडियल कंडीशंस 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 टू 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर उसको स्टोर करके रखेंगे। फिर क्रशिंग एंड सीविंग, तो क्या होता है कि आफ्टर एयर ड्राइंग, एयर ड्राइंग के बाद क्या करेंगे? जेंटली क्रश द सैंपल यूजिंग अ वुडन मोर्टार एंड पेस्टल। ये होता है, इसे बोला जाता है क्या? वुडन मोर्टार, या और इसे बोला जाता है, ये जो ओखली जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश हिंदी में, इसे बोलते हैं पेस्टल, ठीक है? तो इससे क्या करेंगे? उसको
जेंटली क्रश करेंगे, यानी कि जितनी भी मिट्टी है उसको क्रश करेंगे और सीव द क्रश्ड सोइल थ्रू अ 2 mm सीव, ठीक है? मतलब कि उस जो हमारा सोइल सैंपल है उसको एक छन्नी की सहायता से, एक छलनी की सहायता से छान लेंगे, ठीक है? द मटेरियल दैट पासेस थ्रू द सिव इज योर फाइनल सैंपल, और जो यहाँ पर जो बच जाएगा वो हमारा सैंपल नहीं होगा, जो इस छलनी से नीचे आकर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा वो हमारा फाइनल सैंपल होगा। डिस्कार्ड एनी मटेरियल लार्जर देन 2 mm, और 2 mm से ज्यादा अगर कोई भी मटेरियल आपको उस सोइल में दिख रहा है तो उसे हटा दीजिए, उसे डिस्कार्ड कर दीजिए उस जगह से, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है? ये सबसे पहले हमने एयर ड्राइंग की, फिर ये हमारा जितना भी जो हमारा रूट्स थी और ये हमारे स्टोन्स वगैरह ये सब हमने हटाया, और ये पेस्टल और ये वुडन मोटार से हमने इसको क्रश किया, और ये हमने छलनी से छान लिया, और जो भी ऊपर बच गया वो हमारा सैंपल नहीं था, हमारा सैंपल यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, ठीक है? अगली बात करते हैं, टेक एवरी सैंपल फॉर एक्शनेबल रिकमेंडेशन, यानी कि आखिरी स्टेप में हमारा क्या होता है कि टैगिंग होती है या लेबलिंग होती है, ठीक है? लेबलिंग करते हैं हम सैंपल का, तो प्लेस द फाइनल सीव्ड सैंपल इन अ क्लीन पॉलीथीन बैग, यानी कि क्लीन पॉलीथीन बैग में उस सैंपल को रखना है और प्लास्टिक कंटेनर या फिर किसी प्लास्टिक कंटेनर में रखना है। टाई इट सिक्योरली, उसे अच्छे से बांध दो या फिर उसे अच्छे से उसका बंद कर दो। सेंड इट टू द एनालिसिस लेबोरेटरी एज सून एज पॉसिबल, उससे एनालिसिस लेबोरेटरी जितनी भी सोइल लेबोरेटरीज होती है उसमें भेजना है जल्दी से जल्दी। Attach a tag with all relevant information. The lab needs this context to provide precise recommendation. अब उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है हमें वो देखो। फर्स्ट है नेम ऑफ फार्मर्स एंड एड्रेस, दूसरा डेट ऑफ सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डेप्थ, तीसरा है प्रीवियस क्रॉप जो हमने पिछली क्रॉप क्या उगाई थी, ठीक है? फिर है फ्यूचर इंटेंडेड क्रॉप, यानी कि हम अगली कौन सी क्रॉप उगाना चाह रहे हैं, और है फर्टिलाइजेशन हिस्ट्री, यानी कि हमने उसमें पहले कौन से फर्टिलाइजर्स डाले थे या नहीं डाले थे, एफ डाला था, यूरिया डाला था, क्या डाला था, वो सारा जितना भी इसमें मैटर है वो सब कुछ टैग में लिखना पड़ता है। इंटेंशन ऑफ एनालिसिस, जैसे कि मतलब कि उस एनालिसिस करवाने के लिए सोइल सैंपल को आप जो लेबोरेटरी में भेज रहे हो तो उसका आपका इंटेंशन क्या है, आप उसकी सोइल फर्टिलिटी जांचना चाहते हो या फिर कोई अलग इश्यू है, आपका कोई अदर स्पेसिफिक इश्यू है, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम अ बैग ऑफ सोइल टू अ ब्लूप्रिंट फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? मतलब कि सीधा सा सिंपल यही है कि इसका कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स कि सही सोइल सैंपलिंग से ही हम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का पता कर सकते हैं, ठीक है? न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का पता कैसे कर सकते हैं? सही सोइल सैंपलिंग करेंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का पता चलेगा, किसी न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी है तो उसका पता चलेगा, ठीक है? अगली बात करें, जितना भी ऑप्टिमाइज इनपुट्स, यानी कि हमने सोइल सैंपल करवा लिया, अब उसमें किस फर्टिलाइजर को हमें डालना चाहिए, जिसलिए उस जैसे कि मान लीजिए किसी सोइल सैंपल में नाइट्रोजन की कमी आ रही है, ठीक है? तो नाइट्रोजन की कमी आ रही है तो हमें नाइट्रोजन की कमी ये पता चल गई सोइल सैंपलिंग करवाने से, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यूरिया डालना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज इनपुट्स, गेट प्रिसाइज फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन टू डेवलप अ रेशनल एंड एफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्लांट, ठीक है? ये भी हम समझ गए। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, हेल्प लोकेट एंड अंडरस्टैंड एरियाज विद अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स दैट लिमिट क्रॉप ग्रोथ, यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी इल्ड बढ़ा सकते हैं हम, उसमें इल्ड कैसे नहीं बढ़ रही, मान लीजिए अगर मानो आपके क्रॉप में कोई हर बार आप क्रॉप उगा रहे हैं और उसमें क्रॉप ग्रोथ नहीं हो पा रही है, अच्छे से क्रॉप ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे? सोइल सैंपलिंग करवा के। वेरीफाई रिजल्ट, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व द इंक्रीज इन यील्ड परसेंटेज व्हेन यू अप्लाई द रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट्स, और जब आप ये न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कर देंगे, तो कंफर्म आप क्या करेंगे, आपकी यील्ड परसेंटेज में आपकी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट में बच्चों मैं यही कहूंगा, स्टॉप गैसिंग एंड स्टार्ट नोइंग, गैस करना छोड़ो, किसी भी मिट्टी में क्या कमी है क्या कमी नहीं है वो आप गैस करना छोड़िए और उसकी सोइल सैंपलिंग करवा कर जानिए कि उसमें किस न्यूट्रिएंट को हम अप्लाई करें, क्यों करें और कब करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त हो हमारी क्रॉप्स का, ठीक है? थैंक यू, सब्सक्राइब